हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो इसके हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका चौथा पार्ट करने वाले हैं। चौथे पार्ट में हम आज देखने वाले हैं टॉपिक नीड फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वाले जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमने देखा नीड फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील के बारे में। तो यहाँ पे हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में देख रहे हैं जो यूज होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट के बारे में हम देख लेते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस टू टेंशन, शियर, बॉन्ड एंड बेयरिंग। ठीक है, जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, वो हमें ऑफर करता है हाई रेसिस्टेंस टू टेंशन। ठीक है, high resistance to shear, high resistance to bond, high resistance to bearing। ठीक है, नेक्स्ट देख लें हम। इन केस ऑफ प्री टेंशन मेंबर्स, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील इज वेरी हाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो प्री टेंशन मेंबर्स में हमारे पास क्या होता है, प्री टेंशन जो मेंबर है उसमें हमारे पास क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होती हैं स्टील में वेरी हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होती हैं वेरी हाई होती हैं स्टील में, हाई मैग्नीट्यूड होता है उनका। शुड बी ट्रांसफर्ड टू कंक्रीट एज प्री स्ट्रेस थ्रू बॉन्डिंग बिटवीन स्टील एंड द सराउंडिंग कंक्रीट। ठीक है, तो जो भी वो हाई हाई टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारे पास होती हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, शुड बी ट्रांसफर टू द कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट में ट्रांसफर किया जाता है एज ए प्री स्ट्रेस थ्रू बॉन्डिंग बिटवीन द स्टील। तो स्टील के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसके थ्रू हम उसको ट्रांसफर करते हैं कंक्रीट में एंड सराउंडिंग कंक्रीट में। ठीक है, इन पोस्ट टेंशन, ये थी प्री टेंशन की बात। अब हम बात करते हैं इसी में ही पोस्ट टेंशन मेंबर की। इन पोस्ट टेंशन मेंबर की, यहाँ पे था प्री टेंशन मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट टेंशन मेंबर्स। ठीक है, इन पोस्ट टेंशन मेंबर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस इज थ्रू बीरिंग एट द एंड सेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसफर होती हैं स्ट्रेस वो किसके थ्रू होती हैं, बीरिंग एट एंड स्ट्रेस एंड सेक्टर। जो एंड सेक्टर में हमारे पास बीरिंग होती है उसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेसेस जो है ट्रांसफर होती है। हेंस द कंक्रीट ऑफ एप्लीकेबल बॉन्ड एंड बीरिंग स्ट्रेंथ इज क्वाइट एसेंशियल फॉर द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो हंस अगर हम बात करें जो हमारे पास बॉन्ड और बीडिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंड बीडिंग स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंड बीडिंग स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। In addition to above, use of high strength concrete has the following advantages। तो अगर हम देखें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज करने के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज लेस लाइबल टू श्रिंकेज क्रैक्स। ठीक है, तो इसमें मतलब जो श्रिंकेज क्रैक्स हैं वो कम आते हैं। ठीक है, वो श्रिंकेज क्रैक्स इसमें कम होते हैं एंड हैज हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, श्रिंकेज क्रैक्स इसमें कम होते हैं और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हायर रहती है। ठीक है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है इसमें हायर रहती है एंड स्मॉलर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। ठीक है, और जो क्रीप स्ट्रेन है वो क्या रहती है, कम रहती है। एज ए रिजल्ट लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील इज रिड्यूस, जो भी लॉस है प्री स्ट्रेस का वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड इन द कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें। यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। ठीक है, तो जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन हम यूज करते हैं वो भी रिड्यूस कर देता है, उसको मतलब कम कर देता है कि जो भी डायमेंशन हैं हमारे पास मेंबर के वो हम कम कर सकते हैं। अगर डायमेंशन कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो डेड लोड होगा स्ट्रक्चर का वो कम हो जाएगा। which reduces dead weight, longer span becomes economically and practically viable। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम अगर
क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास जो डेड वेट होगा या फिर जो डेड लोड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। एंड जो लॉन्गर स्पैन होगा, जैसे कि लॉन्गर स्पैन का आपको पता है, लॉन्गर स्पैन जो होगा वो हमारे पास इकोनॉमिकल होगा और प्रैक्टिकली वायेबल होगा। ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। तो इसी का ही ये पार्ट है एक्चुअल में। तो ये हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। तो प्री स्ट्रेसिंग की कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं वो हम देख लेते हैं। The pre-stressing of concrete has the several advantages as compared to the traditional reinforced concrete। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है, several advantages हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, आरसीसी कंक्रीट के साथ विदाउट प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो प्री स्ट्रेसिंग के बगैर जो कंक्रीट है उसके मुकाबले में जो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। A fully pre-stressed concrete member is usually subjected to compression during service life। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास फुली प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर है, वो अपने पूरे होल अपनी पूरी सर्विस लाइफ में उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, यूजली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन में वो रहता है। दिस रेक्टिफाइज सेवरल डेफिशिएंसीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कंप्रेशन में रहने की वजह से बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज है, बहुत सारी जो कमियां हैं वो हमारे पास रेक्टिफाई हो जाती हैं, वो करेक्ट हो जाती हैं। द एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट और द इक्विवेलेंट आरसीसी मेंबर आर एज फॉलोज। तो हम इसकी अब एडवांटेजेस देखने वाले हैं नीचे। ये सारी हमारे पास एडवांटेजेस हैं, कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें वो हमारे पास है, सक्शन रिमेन्स अनक्रैक्ड एट सर्विस लोड, हैंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टील इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो सेक्शन है वो अनक्रैक्ड रहता है, मतलब उसमें क्रैक्स नहीं आते। अगर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हमारे पास होगा तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे सेक्शन में। एट सर्विस लोड, अगर सर्विस लोड है, अगर सर्विस लोड पड़ रहा है बिल्डिंग पे, स्ट्रक्चर पे, तो हमारे पास जो सेक्शन है वो अनक्रैक्ड रहेगा। तो अगर सर जो स्ट्रक्चर है या फिर जो भी मेंबर है वो अनक्रैक्ड रहेगा, इसका मतलब हो गया कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी अगर स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो स्टील की ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब स्टील की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रक्चर की तो होगी ही होगी लेकिन स्टील की भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनता है आरसीसी स्ट्रक्चर वो स्टील पे ही डिपेंड होता है। अगर स्टील की लाइफ ज़्यादा ज़्यादा है तो हमारे जो मेंबर हैं या फिर स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, मोर डक्टिलिटी एंड लेस डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास डक्टाइल बनेगा और जो डिफ्लेक्शन होगी इसमें कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम एडवांटेज की बात करते हैं, फुल सेक्शन ऑफ कंक्रीट इज यूटिलाइज्ड। जो हमारे पास सेक्शन है वो हम फुली यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिंपली आरसीसी में क्या होता है कि जितना हम सेक्शन तैयार करते हैं वो हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते, उससे डेड लोड इंक्रीज होता है और हमारे पास फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें हमें वो प्रॉब्लम जो है रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात हम करें, लेसर सेल्फ वेट ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इसका सेल्फ वेट है वो क्या रहता है, लेस रहता है। सेल्फ वेट जो होता है दैट मीन डेड लोड हम कह सकते हैं उसको, तो वो कम रहता है। तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। आगे और भी एडवांटेजेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज में हमारे पास है, शेयर रेसिस्टेंस कैपेसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो कन्फाइनमेंट की वजह से जो शेयर रेसिस्टेंस कैपेसिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, यूजफुल फॉर लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। जो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर तो आपको पता है जिसमें हम लिक्विड को रिटेन करते हैं, मतलब लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, उन स्ट्रक्चर में काफी हेल्पफुल रहता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस अंडर डायनेमिक एंड फटीग लोडिंग। अगर डायनेमिक लोड अगर हमारे पास कोई हो या फिर फटीग लोड हो तो उसमें भी ये बहुत हमारे पास परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई स्पैन स्लैश डेप्थ रेशो पॉसिबल, ठीक है। हाई स्पैन और डेप्थ रेशो इसमें पॉसिबल है, दैट मीन्स एल बाई डी रेशो जो है इसमें पॉसिबल है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली एल बाई डी रेशो ऑफ 40 to 45, तो अप्रॉक्सीमेटली जो एल बाई डी रेशो हम लेते हैं डेप्थ हाई स्पैन बाय डेप्थ रेशो, जो स्पैन बाय डेप्थ रेशो जो हम लेते हैं वो 40 to 45 लेते हैं। Thus for the same span depth reduces leading to the reduction of dead weight, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेप्थ जो है रिड्यूस होती है, ठीक है। डेप्थ रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, अगर डेप्थ किसी, मान लो ये बीम है, ये बीम है या फिर स्लैब है, अगर इसकी ये जो डेप्थ है, ठीक है, ये डेप्थ है, इसको अगर हम कम कर दें तो क्या होगा, हमारे पास जो डेड वेट है या फिर डेड लोड जो है बीम का वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर एक मेंबर का वेट कम हो गया तो बाकियों का भी कम होते होते हमारी पूरी बिल्डिंग पे जो लोड पड़ेगा, डेड लोड पड़ेगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड हेंस लार्जर और हेड क्लीयरेंस अवेलेबल, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, लार्जर और हेड क्लीयरेंस हमें मिल जाएगा। मतलब अगर मान लो ये वाला कम हो गया तो जो यहाँ से लेके फ्लोर से लेके ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस मान लो ये यहाँ तक है तो इसका डिस्टेंस कम होगा, इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें इसमें, प्री स्ट्रेसिंग इज आल्सो सूटेबल फॉर प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो प्री स्ट्रेसिंग हम यूज करते हैं प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। मान लो हमने प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन देयर बाय रैपिड कंस्ट्रक्शन, प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि हम पहले से ही बीम या कॉलम या फिर कोई सभी ये जो पार्ट हैं ये पहले से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको हम सिंपली जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे फिट कर देते हैं। आपने देखा होगा अभी जो ब्रिजेस बन रहे हैं या फिर कुछ कुछ बिल्डिंग जो बन रही हैं वो वहाँ पे बीम कॉलम वगैरह पहले से ही प्रीकास्ट होते हैं, जिससे हमारे पास हमें क्या फ़ायदा हो जाता है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो बड़ा फास्ट हो जाता है और हमें क्वालिटी भी बेटर मिलती है। क्वालिटी इन द सेंस बेटर क्यों मिलती है, क्योंकि जो भी हम ये मेंबर्स बनाते हैं, मान लो हमने कोई बीम बना दिया, कोई कॉलम बना दिया, अब हम साइट पे बनाएंगे तो वहाँ पे हम सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सॉरी अगर हम लैब में या फिर फैक्ट्री में बनाएंगे तो हम हर चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन इन्हीं चीज़ों को बीम या कॉलम को अगर हमने साइट पर बनाना होगा तो वहाँ पे काफ़ी सारी अनफेवरेबल कंडीशन हमें मिल सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम लग सकता है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये यहाँ पे भी बहुत फायदेमंद है। देन मल्टीपल यूज ऑफ फार्म वर्क, ठीक है। तो जो फार्म वर्क हम यूज करते हैं वो भी कम हो जाएगा। रिड्यूस्ड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, तो जो मेंटेनेंस है जो साइट पे काम होता है, मेंटेनेंस होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कैन बी इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस थे हमारे पास पीस टेस्टिंग के। आई होप इनमें से आपको किसी चीज़ में भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो अभी हम इसमें और भी हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखेंगे और लिमिटेशन इसकी हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने इसकी एडवांटेजेस देखी प्री स्ट्रेसिंग की, आज हम अभी हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस एक ही चीज़ है। अगर आपको डिसएडवांटेजेस कोई पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। ऑल्दो प्री स्ट्रेसिंग हैज एडवांटेजेस, ऑल्दो मतलब इसकी एडवांटेजेस ही हैं, लेकिन सम एस्पेक्ट्स में इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, दैट मीन डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारे पास है प्री स्ट्रेसिंग नीड्स स्किल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज है कि इसमें स्किल्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अब मान लो प्री स्ट्रेसिंग है तो इसको साइट पे ही तैयार करना है, या फिर इसमें टेंडेंस हमें इंट्रोड्यूस किए थे जैसे कि हमने पीछे देखा, तो वो आम लेबर के समझ में नहीं आएगा उसको कैसे करना है, तो इसलिए हमें इसमें स्किल्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, सॉरी स्किल्ड टेक्नोलॉजी दैट में मशीन वगैरह की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ सकती है इसमें। Hence it is not as common as reinforced concrete, ठीक है। तो ये एक कॉमन नहीं है reinforced concrete की तरह, इसमें हमने स्किल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की हम बात करें
द यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स आर कॉस्टली। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बोला कि हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करते हैं, इसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो वो हम जब यूज़ करेंगे तो वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। अब कोई भी चीज़ हाई स्ट्रेंथ आप अच्छी यूज़ करोगे तो वो कॉस्टली तो होगी ही होगी, तो इसलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर इज एडिशनल कॉस्ट इन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ पे यूज़ होते हैं, जिनकी हमारे पास कॉस्ट जो है वो भी एक डिसएडवांटेज है। देयर इज नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, तो इसमें भी क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। अगर क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाया तो फिर हमारे पास वही हिसाब हो जाएगा जो हम साइट पे करते हैं, तो इसलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसके एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, इसकी डेफिनेशंस, इसको हम कैसे तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियोज़ हैं वो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, ताकि आपको जो है बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाएं और बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.